कैसे बुढ़ापा कटेगा, इसके बारे में जाके पाँव न फटी बेवाई ते का जानी पीर पर आई। बड़ी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जब उसे मिटना पड़ा, राजनारायण जैसे व्यक्ति ने चुनौती देके हाई कोर्ट में और इंदिरा गांधी जैसे व्यक्ति को चुनाव हराया। सही। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज इस समय हम गोरखपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सेंटर और स्टेट के कर्मचारी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 8 तारीख से लेकर के और 11 तारीख तक इनकी भूख हड़ताल चलेगी। जहाँ तक भूख हड़ताल के पीछे मुख्य वजह समझ में आ रही है वो ये है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या अड़चन आ रही है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर? देखिए, मैं तारकेश्वर शाही विशिष्ट बीटी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश का मंत्री हूँ, जिले का अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच पूरे देश में अनवरत 1 साल से आंदोलन चला रहा है, क्रमिक आंदोलन। उसी के क्रम में यह 4 दिवसीय राष्ट्रीय भूख हड़ताल कार्यक्रम है, जिसका 3रा दिन आज है। यह पूरे देश में चल रहा है। हमारी मुख्य मांग, क्या सिर्फ एक ही मांग, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। हम हिंदुस्तान की सरकार से ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, यदि आपको पुनः सत्ता में आना है तो। खुला चैलेंज है कि अगर सत्ता में आना है तो कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन को बहाल करना होगा। क्यों? अगर सत्ता में अगर आ जाए, आपको लगता है कि आपके वोट देने से 2024 का सरकार बीजेपी बनेगी? क्या वो सरकार आपके सिर्फ वोट पे निर्भर है? हमारे वोट पे निर्भर इसलिए है कि पूरे देश के कर्मचारियों के परिवारों का अगर वोट जोड़ लेंगे तो वो वोट इतना होता है कि किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। अब रही बात ये कि ये पुरानी पेंशन खुद ये क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं, थोड़ा सा हठयोग इनका चल रहा है और हमारे केंद्रीय और प्रांतीय आह्वान पे जो क्रमिक कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अभी ये 4 दिवसीय भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश में ये भूख हड़ताल चल रहा है। नहीं, उन्होंने तो ये बताया। बस आप इतना बताइए कि क्या सरकार, भाजपा जो पार्टी है, आपके वोट की मोहताज है? ऐसा लग रहा है आपको? मोहताज तो होना चाहिए भाई, मोहताज तो अहंकार की बात आती है। अगर वो मोहताज नहीं है, वोट तो एक वोट का मोहताज होता है चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति। एक वोट से ही अटल जी की सरकार चली गई थी। संसद में उनको कहना पड़ा था कि सरकारें आती हैं जाती हैं। तो उसी तरह से आप एक वोट की बात को इनको ध्यान दिलाइए, हमारे माननीय सरकार में बैठे नुमाइंदों को, कि एक वोट बहुत पर्याप्त होता है। और ये कर्मचारियों का एक वोट नहीं है, कर्मचारी एकजुट हो चुका है। कर्मचारी अब अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। भूख हड़ताल के जरिए इनके बुद्धि को शुद्ध करने के लिए उपवास पे बैठे हुए हैं हम। आने वाले दिनों में अगर ये हमारी पुरानी पेंशन नहीं बहाल करेंगे तो जो अभी ये मलाई काट रहे हैं सत्ता का, इनको भी भूख हड़ताल पे जाने की नौबत आ जाएगी। कुर्सी से इनको हटाने का प्रयास पूरा कर्मचारी मिलकर के करेगा। पेंशन बहाल करवाइए। कहीं ना कहीं संवैधानिक सत्ता की बात करें, संवैधानिक तंत्र की बात करें तो यहाँ पे लोगों को एक अधिकार दिया गया है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखने की। उसी का ये एक क्रम है भूख हड़ताल। क्या ऐसा लगता है कि भूख हड़ताल जो आज 8 तारीख से चल रहा है, इसका कुछ असर दिख रहा है सरकार पे? असर, इसको छोड़िए। हाँ, असर फिलहाल तो अभी क्या कहा जाए, इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा, सही जी। मगर ये तानाशाही सरकार है और ये बिल्कुल द्वेषपूर्ण, दुष्टतापूर्ण, पारदर्शिता विहीन, बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट ये डिसीजन है एनपीएस का। और अगर ये एकता बढ़ती चली गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, केंद्र राज्य कर्मचारी, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ये सारे लोग अगर जोड़ ले गए, किंग ऑफ रेल, लायन ऑफ रेल डॉक्टर एम राघवैया के आह्वान पे ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे एनएफआईआर का विंग, पीआरकेएस के महामंत्री विनोद राय जी के आह्वान पे ये प्रोग्राम चल रहा है, सालों से चल रहा है। इसमें अब धार आ चुकी है, समय नज़दीक है चुनाव का। एक कहावत है अंग्रेजी की, मैन इन नथिंग टाइम इज एवरीथिंग, देयरफॉर दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर दिस फाइट। ये एक परफेक्ट समय है लड़ाई के लिए। और तानाशाह हिटलर जब उसे झुकना पड़ा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जब उसे मिटना पड़ा, राजनारायण जैसे व्यक्ति ने चुनौती देके हाई कोर्ट में और इंदिरा गांधी जैसे व्यक्ति को चुनाव हराया।
सही कैसे बुढ़ापा कटेगा इसके बारे में जाके पाँव न फटी बेवाई ते का जानी पीर पर आई। बड़ी जी, आप मेरी बातों को समझें। जब इंदिरा गांधी जैसी व्यक्ति चुनाव हार सकती हैं तो ये कुछ भी संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वार। प्यार मोहब्बत और युद्ध में, लड़ाई में कुछ भी पॉसिबल है। कोई कमजोर नहीं है, कोई मजबूत नहीं है, कुछ भी संभव है। चूँकि आपकी पहचान एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में रही है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बड़ा करीब से देखा समझा है, ये उसी की आवाज़ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल समाज की आवाज़ है और ये आवाज़, इस आवाज़ को निकालना पड़ेगा। ये बड़ा दायित्व है। यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं, विनोद भैया, चाहे रुपेश भैया, चाहे साई जी, आप लोग एक नहीं हैं। ये सब एक नाम नहीं है, ये हजारों नाम, 10,000 5,000 लोगों के बराबर की पर्सनालिटी हैं ये लोग। और इन लोगों की का नैतिक दायित्व बनता है कि लाइन ऑफ रेल, लाइन ऑफ NFIR मिस्टर M राघवैया को मजबूत करें और इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएं, देशव्यापी ले जाएं, जम के ले जाएं। ये आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस समय, भाजपा का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई है, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल है। आपने देखा है पिछले 2 लोकसभा चुनाव परिणाम देखा है आपने, पूरा देश आप देख रहे हैं। कोई विरोध में है ही नहीं, विरोध समाप्त हो चुका है, विरोधी पार्टियां है ही नहीं। ऐसे में चुनौती बहुत ही कड़ी है, बिल्कुल रास्ता बहुत ही कठिन है। बिल्कुल इस बात को महसूस किया जा सकता है कि बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं। क्या लगता है कि आपका ये दबाव उन पर काम करेगा? जी, मैं संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। देश में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी है और एक कर्मचारी का केवल 5 परिवार मान लीजिए तो 5 करोड़ वोट बनता है। और इसमें 50 लाख से अधिक शिक्षक हैं देश में, और शिक्षक सामाजिक प्राणी है, समाज के 10 लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर के 15 करोड़ वोट बनते हैं, और 15 करोड़ वोट सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त हैं। मैं मोदी जी से गुहार करता हूं, मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, बहाल कर दीजिए, बहाल कर दीजिए। इसी में आपकी भलाई है, देश की भलाई है, देश के कर्मचारियों की भलाई है, देश के शिक्षकों की भलाई है। अपने लिए पुरानी पेंशन और हमारे लिए नई पेंशन। नई पेंशन वास्तव में न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम नहीं है, यह नो पेंशन स्कीम है। लाखों रुपए सैलरी पाने वाला व्यक्ति जब रिटायर होता है तो 1,000, 1,200, 1,500 रुपये नई पेंशन नीति में पेंशन के रूप में मिलता है, और उसका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? बुढ़ापे की लाठी मोदी जी ने आपने छीनी है, इसे शिक्षकों को वापस कर दें। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है कि जिस कर्मचारी को लाखों रुपए वेतन मिलते हैं, जब वो रिटायर होता है तो NPS के तहत उसको 1,000 रुपये मिलेगा। कैसे मिलेगा और किस तरीके से उसके बुढ़ापा कटेगा, ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। क्या बताना चाह रहे हैं आप? कैसे बुढ़ापा कटेगा इसके बारे में जाके पाँव न फटी बेवाई ते का जानी पीर पर आई। बड़ी सीधी सी बात है। अपने तो लोग पूरा पेंशन ले रहे हैं, मजबूत पेंशन ले रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कष्ट है कि अपने एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे आपको बड़ी बात है, हमारे सामने ये लोग बैठे हुए हैं, ये 2,000 रुपये पेंशन पा रहे हैं। आज के 4 साल पहले रिटायर हुए हैं, 4 साल पहले रिटायर हुए हैं, 2,000 रुपये पेंशन पा रहे हैं। कोई भी ये बताए कि 2,000 रुपये में परिवार का खर्च कैसे चलेगा, इस जो सवाल का जवाब कोई भी दे दे। वो जो लास्ट वेतन आप जब था आपका, तो रिटायर जब हुए तो कितना था? 34,000। और जब अभी कितना पेंशन है? पेंशन 2,000 है। बढ़ेगा नहीं हुआ, ये छलावा है। सही चीज। कितना मतलब कितना विरोधाभास है कि जो व्यक्ति 34,000 पे इतना ही नहीं है, हमारे पास अभी कल भी एक हमारे मित्र आए हुए थे जो 624 रुपये वेतन पा रहे हैं, पेंशन 624 रुपये पेंशन पा रहे हैं। 624 रुपये से लेकर 2,500 रुपये से अधिक का पेंशन किसी का नहीं बना हुआ है, और इससे अधिक मेरी जानकारी में किसी का नहीं है। अगर किसी का हो, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप इसके लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक विभाग से NPS से रिटायर होने वाले कर्मचारियों का डाटा मंगा लीजिए। सबको मालूम हो जाएगा कि NPS में कितनी तनख्वाह, वो कितना पेंशन मिल रहा है। अगर वो पेंशन से काम चल जाता है तो आपके जो विधायक है, सांसद है या जो है, उसको आप दे लीजिए और अपनी हमको दे दीजिए। समझ में आ जाएगा, जाके पाँव न फटी बेवाई ते का जानी पीर पर आई। वो बड़ी सीधी सी बात है, इसलिए कि जब वो अपना जो है समझेंगे तब जाके पता चलेगा। इसके पहले किसी को पता नहीं चलने वाला है। चलिए ठीक है, स्टॉप कीजिएगा। पुरानी पेंशन का जो इस समय चल रहा है मामला, आप लोग काफ़ी दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
बड़ा विरोधाभास ये चीज़ है कि जब देश 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है राम मंदिर का, राममय हो गया है देश, उसमें आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये छलावा है? अच्छी बताइए, अगर छलावा, मैं पहले अपना परिचय दूँ। मैं देवेश कुमार सिंह, युवा अध्यक्ष PRK पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ और सह संयोजक NGCA का हूँ। हम लोग, अच्छी बात है, कोई किसी का विरोध कब करता है? जब उसको कुछ दर्द होता है, कुछ तकलीफ होती है, तब ना। NPS का मैं मतलब आपको पहले भी इंटरव्यू दिया हूँ कि NPS का मतलब होता है उसका फुल फॉर्म है नो पेंशन। और OPS, अगर इतना अच्छा NPS है, मैं वहाँ भी कहा था, तो सरकार ले ले, वो मंत्री ले ले, विधायक ले ले, सांसद ले ले, हमको OPS दे दे पुराना, हमको ख़राब वाला ही दे जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बताइए, राम राज्य आ रहा, हम लोग भी चाहें, हम लोग भी 5 साल बहुत दिन से हम लोग लड़े कि राम मंदिर बने, वो आज बन रहा। इन्होंने प्रयास किया, बना। 370 हटाए, उसमें प्रयास किया, 370 की नेहरू जी का भूल था, उन्होंने सही कर दिया। तो फिर अटल जी का भूल भी तो सही कर दीजिए। आपकी सरकार है, हम लोग भी नहीं तो आपको जिताया, हम लोग ने नवजुवक के बदौलत मोदी जी आए हैं। नवजुवक ने उनको एक करके आगे किया, इसलिए किया कि ये सब के मन में था कि अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है अच्छे दिन? हम लोग का हर चीज़, कम से कम 100 कुछ ऐसी चीज़ सुविधाएं जो जिसकी कटौती कर दी गई। पेंशन ख़त्म था, उसको कहेगा हम आएंगे तो उसको लागू करेंगे, कोई चर्चा नहीं। हम लोग जाके मिले भी, कौन थे वो, मतलब सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, काम के नाम पे जीरो है। हाँ, काम के नाम पर जीरो है। जिसे अभी शाही जी बताए, हम लोग भी जाके मिले थे, उस समय अध्यक्ष थे राजनाथ जी BJP। वो बोले थे कि मेरी सरकार आएगी, हम लोग पेंशन पर बात करेंगे और एक बार आप लोग मोदी जी को बनाइए, अच्छे दिन पूरे देश के आएगी, आपके भी आएगी और कर्मचारी को आएगी। लेकिन इनसे आने से कर्मचारी की कोई अच्छे दिन नहीं है और बुरा होते गया। कोई एक उपलब्धि बता दे जो इन्होंने किया हो अच्छा कर्मचारी के हित में। हाँ, कटौती किया है पेंशन के नाम पर। हर बार जब हम लोग विरोध करते हैं, दिल्ली को घेरे तो एक कमेटी बना दिए। कमेटी कहाँ है? आज तक उसकी कोई सूचना नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं है। NPS मेरी बहन आई अभी आके बोली इस पे, NPS का पैसा मेरा कहाँ जा रहा है, किसके पास है, क्या है, कितना मेरे को जमा हुआ है, कितना हमको मिलेगा, जाइए सूचना मांगिए। कोई देने वाला है? कहीं नहीं है। ये भी एक झोल दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या जमा हो रहा है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं दीपक चौधरी, डिवीजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयोजक NGCA के। देखिए, सबसे पहले तो मैं योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके रिज्यूम में श्री राम भगवान जी 22 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। जो 500 साल तक जो है अंग्रेज़ों के और मुगलों के उसमें था, आज इन लोगों के रिज्यूम में ही हो रहा है। बहुत बहुत उन लोगों को बधाई। दूसरी चीज़, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ अपना परिवारजनों, उसी 140 करोड़ में ये रेल कर्मचारी भी आते हैं। प्रदेश के पूरे प्रदेश के कर्मचारी और देश के कर्मचारी इसी 140 करोड़ में आते हैं। तो NPS का विरोध के लिए आज भूख हड़ताल जो कर रहे हैं, उसको भी इन लोगों ने ये लोग दें। मैं श्री राम भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 22 तारीख को इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि ये NPS ख़त्म करके OPS बहाल करे। दूसरी चीज़ कि जैसे मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत योजनाएँ चलाई हैं, उज्ज्वला योजना है, हर घर जल योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, उसी योजना में हमारी एक ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना भी सम्मिलित कर दें। हम लोग सब लोग उनको सादर प्रणाम करते हैं और 2024 में उनको फिर पूर्ण बहुमत से लाएंगे। चलिए, अच्छे दिन का वादा करके सरकार आई थी और लग रहा है कि सबका बुरा दिन चल रहा है। क्या दृष्टिकोण रखती है इसमें? देखिए, अच्छे दिन आए हैं, लेकिन किन के आए ये सोचना पड़ेगा। अच्छे दिन आए तो हैं ही देश के बड़े बड़े लोगों के लिए, जिनके पास पहले से ही अकूत संपदा थी, उनकी संपदा और बढ़ गई है। आपको पता ही होगा, ऑक्सफैम ने जनवरी में 2022 में एक डेटा दिया था कि निजीकरण की नीतियों का असर ऊपर के 1% आबादी को सबसे ज़्यादा मिली है। और संपदा का बंटवारा तो ये है कि जो हमारे देश की कुल संपत्ति है, उसके 90% पे ऊपर की 10% आबादी का कब्जा है और नीचे की जो 60% आबादी है, वो कुल संसाधन के 2 या 3% पे जी रही है। तो आप इसी से जान सकते हैं कि निजीकरण की नीतियों का जो असर है, वो ऊपर वाले लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हुआ है। और अच्छे दिन जाहिरा तौर पे उन्हीं के आए हैं। अच्छे दिन ना कर्मचारियों के आए हैं, ना मजदूरों के आए हैं और ना ही छात्रों के आए हैं। अच्छा, मतलब ये अच्छे दिन का जो वादा किया गया था, वो भी एक ढकोसला और छलावा सिद्ध हो गया। देखिए, जो भी सरकार कहती है कि हम ये नहीं करते हैं, तो समझिए उसके वो करती है, वो कहती है कि हम नहीं करते हैं। मान लीजिए कहेगी हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो दरअसल वो अपनी जो करती है उसकी ठीक उल्टी बात कहती है। अच्छे दिन अगर कह रही है तो आप समझिए कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, ठीक उल्टी बात समझिए। और रियल में ये कोई हमारी बात नहीं है। आप वास्तव में ज़िंदगी को देखिए, लोगों की ज़िंदगी को देखिए।
कोई भी चीज़ हो, आप सबसे पहले अच्छा जीवन का मतलब है कि आपको अच्छा खाना मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बीमार पड़ने पे दवा इलाज मिले, आपके घरों के नौजवानों को रोज़गार मिले, बूढ़े लोगों को खुशहाल ज़िंदगी मिले और स्त्रियों के लिए एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी मिले। ये क्या है? नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और अंततः आत्महत्या को चुन रहे हैं। मज़दूरों का इस हालत ये है कि इतनी कम सैलरी है कि जीवन को जीना और अपने घर परिवार को संभालना बड़ा कठिन है। और कर्मचारियों के पास एक जो बुढ़ापे के लिए एक सहारा था पुरानी पेंशन, वो ये कहा कि छीन लिया गया कि आपको इससे अच्छी सुविधा एनपीएस में दे दी जाएगी। अभी तो मैं कल ही एक टीचर से मिलने गई थी, हम कहे कि अभी वो अकेले रहते हैं और बोल रहे थे कि हम कहे पेंशन है तो आराम से जी लीजिए। तो कह रहे हैं कि पेंशन हमारी कितनी, हम कहे होगी 25-30 हज़ार रुपये। तो कह रहे हैं 3,692 रुपये है, एनपीएस के अंतर्गत मैं आता हूँ। तो जिस एनपीएस का इतना ढोल पीटा गया था कि बड़ा अच्छा है, तो उसकी पड़े तो जिनको मिल रहा है उन्हीं को देख लीजिए ना कि क्या हो रहा है। जिस मार्केट में उस पैसा को लगाया जाएगा, शेयर मार्केट, वो कभी निश्चित रहता ही नहीं है कि वो निश्चित है ही नहीं कि उससे प्रॉफिट होगा या कि नहीं होगा। वो आज यहाँ है और कल नीचे चला जाएगा। तो उसमें हमारी पैसा क्यों लगा? और जब ये जिसको देना है वो उसके सहमत में नहीं है तो वो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों? कोई भी सरकार हम चुनते हैं इसलिए चुनते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हमारे लिए नीतियाँ बनाएगी, और जो हमारे लिए नहीं फ़ायदेमंद है वो नीति हमारे पर थोप दिया जा रहा है और लगातार हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जाहिरा तौर पे मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर से अगर आपको बुढ़ापे में दवा की ज़रूरत है तो क्या मंदिर से दवा आ जाएगा? क्या आपके पेट में अगर अनाज ना हो, रोटी ना हो, तो आप पूजा करके रह सकते हैं क्या? अगर आपके जीवन में सारी चीज़ों से वहीं से सारी चीज़ें मिल सकती हैं तो आदमी घर न बना के एक मंदिर बनाता, उसी से जी लेता। तो हमारा तो मुख्य मानना है कि एक तो कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन की मांग है एकदम जेन्युइन मांग है और ये होना ही चाहिए। कोई भी अगर घर में है और उसके भाई पूरे सारांश यही है आपकी बातों का कि पेंशन के नाम पर जो ठगा जा रहा है कर्मचारियों को, जो उनका हक अधिकार था छीना जा रहा है, उसको बहाल किया जाए। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को समझते हुए ठीक ढंग से, और ये जो अच्छे दिनों का वादा करके और इतना बड़ा सब ये पिक्चर बनाई गई कि हम राम राज्य में हैं, पूरा देश अमृतमय हो गया है, हम अमृत काल में जी रहे हैं, ये भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि जिस देश में अमृतकाल और राममय जैसा उत्सव मनाया जा रहा है उस देश की 80 करोड़ जनता आज सरकार के 5 किलो राशन पर आश्रित हो चुकी है। मैं चाहूँगा सरकार इस पर ठोस संज्ञान ले ताकि ये जो कर्मचारी जिस उद्देश्य के लिए भर्ती हुए हैं वो अपना जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसको प्रॉपरली प्ले करें। धन्यवाद।